हेलो बच्चों, आज हम आपसे PCS जे यूपी की तैयारी के संबंध में चर्चा करेंगे। इस एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वैसे तो तीनों स्टेजेस इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके मन में एक साहस, एक दृढ़ता, एक कॉन्फिडेंस की भावना को डेवलप करेगा। इसलिए प्री एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप प्री एग्ज़ाम के जो लॉ के टॉपिक्स हैं उन पर गवर्नमेंट पब्लिकेशन के BR एक्ट परचेज कर लें। गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्यों? क्योंकि किसी भी एक्ट में जब भी कोई अमेंडमेंट हुआ है तब डेट ऑफ एनफोर्समेंट, बिल नंबर, पब्लिकेशन, गजट पब्लिकेशन जब होता है, और एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 111 में मिलती है, या गवर्नर जो आर्टिकल 200 में मिलती है, उन सब की डेट लिखी रहती है। जिन बच्चों ने RJS एग्ज़ाम दिया होगा, प्री में देखा होगा कि एक क्वेश्चन में उन्होंने गजट पब्लिकेशन की डेट पूछी तो एक में डेट ऑफ एनफोर्समेंट पूछी। ये तीनों डेट अलग अलग हो सकती हैं। एसेंट की डेट और गजट पब्लिकेशन की डेट अलग हो सकती है, और एनफोर्समेंट डेट भी अलग हो सकती है, और कभी कभी तीनों डेट एक भी हो सकती है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बना है, लेकिन ये एक्ट लागू हुआ है 20 जुलाई 2020 को, 1 साल बाद। इसी तरह से UPZALR एक्ट 1950 का एक्ट है, लेकिन लागू हुआ 1 जुलाई 1952 को, जिसको हम डेट ऑफ वेस्टिंग बोलते हैं। ऐसे बहुत से एक्ट हैं जिनका लागू होने की डेट डिफरेंट है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट डिफरेंट है, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर डिफरेंट है, और डेट ऑफ पब्लिकेशन डिफरेंट है। इसलिए ये 3 पॉइंट सबसे पहले, कोई भी एक्ट आप उठाएं, सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को लिख लें कि किसी भी एक्ट की पासिंग डेट क्या है, पब्लिकेशन डेट क्या है, और एनफोर्समेंट डेट क्या है। ये 3 चीज़ें लिखने के बाद हर एक्ट की, जितने भी एक्ट हैं आपके कोर्स में, स्टेप नंबर 2, स्वाभाविक है पहले सेक्शन से शुरू होता है हर एक्ट। अब उसको सर्च करिए कि ये एक्ट लागू कहाँ कहाँ पर होता है। जहाँ वो लागू होता है उस एक्ट को नोट कर लें कि ये एक्ट कहाँ कहाँ पर लागू होता है। उसके बाद डेफिनेशन क्लाउज। डेफिनेशन क्लाउज में अगर आपने उनके पार्ट्स के साथ तैयारी की है, A, B, C, D जितने भी पार्ट्स बनते हों, तब मेंस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लाभ मिलता है। सपोज क्वेश्चन आया है कंप्लेंट पर, डिस्कस द कंप्लेंट, या व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू फाइल ए कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट and what steps are to be taken by magistrate while inquiring the complaint। तब आप देखेंगे कि डेफिनेशन क्लाउज में
कंप्लेंट को डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद आप सबसे पहले यही लिखने के बाद कि कंप्लेंट कहाँ डिफाइन किया हुआ है, फिर आप आइएगा कि सेक्शन 190 में मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर कोग्निजेंस लेते हैं और सेक्शन 200 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह से आगे बढ़ना है। यानी किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लाउज से उसको उठाना है। सपोज ऑफर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस, अगर ये क्वेश्चन आते हैं ये इन सभी पर क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी शुरुआत आप डेफिनेशन क्लाउज से करें और डेफिनेशन क्लाउज से करने के बाद फिर मेन टॉपिक पर आए और मेन टॉपिक पर आने के बाद उनके इंग्रेडिएंट्स ABCD क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको। जैसे कि TP एक्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका नाम। सेक्शन 5 कहता है कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, मूवेबल और रिमूवेबल दोनों हो सकती है। 6 कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है। इस तरह से आप ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी वर्ड को, उसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं, किस किस को हम प्रॉपर्टी मानते हैं, उसका एक चार्ट बनाएं कि ये चीज़ें प्रॉपर्टी है, इनका ट्रांसफ़र हो सकता है और इनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये प्री में क्वेश्चन आता है डेफिनेट कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है और कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है। और ट्रांसफरेबल वही है जो सेक्शन 5 में आती हो और वो ट्रांसफरेबल नहीं है जो सेक्शन 6 में आती हो। इसी तरह से एक्शनेबल क्लेम जो सेक्शन 137 में आते हैं, जो ट्रांसफरेबल हैं और जो नहीं है। यही प्रॉपर्टी वर्ड यूज होता है थेफ्ट में, सेक्शन 378 में। 378 में कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ केवल मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी चोरी नहीं होती। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है, ट्रेसपास हो सकता है, मिसचीफ हो सकता है, डैमेज हो सकता है और ट्रांसफ़र तो होता ही है। ट्रांसफ़र में मॉर्गेज भी है, सेल भी है और गिफ्ट भी है, एक्सचेंज भी है। लेकिन चोरी केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, इसमें कम से कम 10 पॉइंट आपके तैयार होने चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि डेथ के बाद बॉडी पार्ट, डेथ के बाद अगर आप बॉडी से, शरीर के पास से कुछ ले रहे हैं जो बॉडी कैरी करती है, जैसे कि जेब में पैसे हैं, पॉकेट में या घड़ी है, उन सब को अगर हटाते हैं तो सेक्शन 404 लगता है। लेकिन अगर आप डेड बॉडी को खोलकर उसके पार्ट्स निकालते हैं तो वो थेफ्ट है। और यही बॉडी जब मोर्चरी में रखी होती है तब कुछ निकाला जाता है, तब वो थेफ्ट नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, इस पर जितने भी केस लॉ आप पढ़ सकते हो जो डिसाइडेड होंगे टेक्स्ट बुक में, ये सब मिलते हैं, उनका एक चार्ट बनाएं कि इन चीज़ों को हम प्रॉपर्टी कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी को डील करने वाले टॉपिक्स हैं उनका भी एक चार्ट बनाएं रिगार्डिंग अटैचमेंट। कभी कभी मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होती है केवल, कभी इमूवेबल भी होती है। अगर IP होती है तो उसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक एग्रीकल्चर लैंड होती है और एक सामान लैंड होती है, हाउस होता है, जैसे फ्लैट होता है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का ऑर्डर कभी भी जब मजिस्ट्रेट करते हैं, सिविल जज करते हैं, तो वो थ्रू कलेक्टर करते हैं,
क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पर है, कितनी है। लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कलेक्टर के पास मौजूद होता है, इसलिए वहाँ पर उस रिकॉर्ड के अनुसार प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं और रिपोर्ट जज को भेज सकते हैं। जितने भी सेक्शन होते हैं एक एक्ट में, एक सेक्शन से लेकर लास्ट सेक्शन तक कितने हैं, सबका एक ये चार्ट बनाएं। सीआरपीसी में कितने हैं, आईपीसी में कितने हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, आईपीसी में कितने चैप्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर के नंबर लिखें। इसके बाद जो भी चैप्टर शुरू होता है, सपोज जनरल एक्सेप्शंस हैं, ये चैप्टर नंबर आईपीसी का चैप्टर नंबर 4 है, ये 76 से शुरू होता है, 106 पर ख़त्म होता है। तब आपको लिखना है, एक चार्ट बनाना है कि चैप्टर नंबर इतना, सपोज चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 1 to 5, चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 6 to 12 जो भी आते हों, चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 13 to 20। इस तरह से हर चैप्टर के जितने भी सेक्शन हैं उनका एक चार्ट बनाएं। तो क्या क्या हो गया अब तक, टोटल सेक्शन, टोटल चैप्टर, हर चैप्टर, चैप्टर के सेक्शंस। नेक्स्ट स्टेप, हर चैप्टर का टाइटल, चैप्टर का टाइटल क्या है ये भी आपको पूरे कोर्स के चैप्टर्स के टाइटल याद होने चाहिए। कौन सा चैप्टर किस टॉपिक को डील करता है। अभी हरियाणा में क्वेश्चन था पिछले दिनों कि पुलिस एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस किस चैप्टर में दिया हुआ है। तो उस चैप्टर का नंबर आपको लिखना है। आपने जैसा हम बता रहे हैं चार्ट बनाया है, रिवाइज किया है, 2 बार पढ़ा है, तो आप लिख देंगे कि चैप्टर नंबर इतना है। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि चैप्टर नंबर 10 में क्या टॉपिक है, कौन सा टॉपिक डील होता है। तब आपको बताना है कि चैप्टर नंबर 10 में ये टॉपिक डील होता है। सपोज चैप्टर नंबर 20 पूछे, ऑर्डर नंबर 20 सीपीसी का, कि ऑर्डर 20 में क्या डील होता है, आप लिखेंगे जजमेंट। या क्वेश्चन हो कि जजमेंट किस ऑर्डर में डील होता है, आप लिख सकते हैं कि सेक्शन 20, सेक्शन नहीं, ऑर्डर 20। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3 किसको डील करता है, सब जानते हैं कि एफआर को डील करता है। और चैप्टर नंबर 4 फंडामेंटल ड्यूटीज। या पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस चैप्टर में, किस पार्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट और पार्ट के अंदर चैप्टर है। एविडेंस एक्ट में भी पार्ट और उसके अंदर चैप्टर है। 1-2 बुक और ऐसी हो सकती हैं, बाकी चैप्टर्स नंबर ही हैं, पार्ट कम है। अब दोबारा वहीं से शुरू करते हैं सेक्शन से, जो सेक्शन हम पढ़ रहे थे। सेक्शन जो है 3 कैटेगरी में बांट लो। एक ओरिजिनल सेक्शन जो एक्ट बनते समय लिखे गए हैं, एक अमेंडेड सेक्शन, कितने सेक्शन अमेंड हुए हैं, एक इंसर्टेड सेक्शन, इंसर्टेड सेक्शन कौन से बने हैं, और नंबर 4 सब्स्टिट्यूटेड सेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 375 और 376 आईपीसी अब पूरी तरह से सब्स्टिट्यूटेड सेक्शंस है।
सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि जो पुराने सेक्शन थे वो एकदम पास आउट हो गए हैं, रिकॉर्ड पर नहीं है, उनकी जगह नए सेक्शन रख दिए गए हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन कहते हैं। जिस सेक्शन का खाली अमेंडमेंट हुआ है, जैसे कि सीआरपीसी का सेक्शन 154, इसका 2 बार अमेंडमेंट हुआ है, निर्भया कांड के बाद और पॉक्सो एक्ट के अमेंडमेंट के बाद। ये अमेंडेड सेक्शन हुआ। इंसर्टेड सेक्शन कौन सा होता है? जैसे सेक्शन 166A बना है आईपीसी में। क्या है वो सेक्शन? पुलिस इंस्पेक्टर अगर वुमेन रिलेटिंग ऑफेंस को दर्ज नहीं करता, उसकी सज़ा की व्यवस्था है। कितनी हो सकती है? 3 साल हो सकती है, मिनिमम 1 साल हो सकती है, या होगी, वो हो सकती है जहाँ मिनिमम होती है वहाँ होगी, मैंडेटरी है। 166B डॉक्टर को देता है सज़ा की व्यवस्था अगर वो मेडिकल करने से इनकार कर देता है। तो ये जो अमेंडेड सेक्शन है, इनमें नया क्या जुड़ा है, ये कब से लागू हुआ है और डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, इनमें से कुछ भी वो पूछ सकते हैं। इसके बाद आइए, कुछ सेक्शंस के पेयर्स होते हैं, कौन सा किसके साथ बनता है। सपोज सीआरपीसी में पूछ रहा है वो कि सेक्शन 454, ए में लिखा 454, बी में लिखा 372, सी में लिखा सेक्शन 341 और डी में लिखा 460। तो अब देखेंगे कि पहले तीनों सेक्शन अपीलेबल हैं और 460 एक सेपरेट टॉपिक को डील करता है। तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। आंसर हुआ डी इज डिफरेंट सेक्शन। बाकी 3 सेक्शन अपीलेबल सेक्शन है, उनकी अपील होती है। और ये हर चैप्टर में, मतलब हर टॉपिक पर मिलेगा, कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोविज़न अपीलेबल हैं, कौन से प्रोविज़न प्रॉपर्टी को डील करते हैं, कौन से प्रोविज़न समन को डील करते हैं, कौन से वारंट को डील करते हैं, कौन से अटैचमेंट को डील करते हैं, उनका एक चार्ट बना सकते हो। इसके बाद आता है इंग्रेडिएंट्स। सपोज आपको आर्टिकल 37 के बारे में लिखना है, मेंस में भी समझो और प्री में भी वो 4 टॉपिक दे रहा है, 1 टॉपिक या 2 टॉपिक, 3 टॉपिक आर्टिकल 37 के स्कोप के बाहर है या एक ही बाहर है, तो आप कैसे छांटोगे? आप जब छांटोगे उसको, जब आपको आर्टिकल 37 के प्रोविजंस के बारे में जानकारी हो। कितने हैं? 3 है संख्या में। जनरली हम लोग समझते हैं कि 1 है। क्या है वो 1 जो जनरली समझा जाता है? कि DPs आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन ये अकेला नहीं है, एक प्रोविज़न ये है फिर कि DPs शैल बी फंडामेंटल इन गवर्नेंस। पहला टॉपिक क्या हुआ कि एन्फोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा क्या हुआ कि गवर्नेंस में फंडामेंटल होंगे। और तीसरा क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी टू गवर्न द स्टेट, वो भी फंडामेंटल होंगी इन मेकिंग द लॉ। कानून बनाते समय भी DPs की जो पॉलिसी होगी वो फंडामेंटल होगी। इसलिए जब गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो फंडामेंटल वो DPs के जो डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट को, वो उसमें पॉलिसीज़ के फंडामेंटल होंगे, बेस होंगे। जैसे अगर शहरी अर्बन एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने
उसमें इन्फ्लुएंट लोगों को फ्लैट दिए जाते हैं तो HIG कैटेगरी हो गई। MIG देने होंगे मीडियम ग्रुप को, और लोअर ग्रुप को भी देने होंगे। अब उससे भी चौथी कैटेगरी, हर बिल्डर को प्रधानमंत्री योजना के तहत भी कुछ फ्लैट बनाने होंगे, और बनाते हैं, हर बिल्डर बनाता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बुक होते हैं। ये फंडामेंटल है, इसलिए लॉ बना, लॉ में ये व्यवस्था है। और भी जितने लॉ बनेंगे, जितना भी कानून बनेगा, उसमें DPs को फंडामेंटल के तौर पर, फंडामेंटल टॉपिक उसमें इन्वॉल्व होगा किसी न किसी रूप में। इसलिए आर्टिकल 37 के 3 प्रोविज़न हैं। जब इन 3 प्रोविज़न को आपको याद होंगे, मेंस में भी लिखोगे इनको 3 को, तो आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ प्री में आप आंसर दे रहे हैं तो जो 4th रखेंगे वो एक्स्ट्रा, उसको आप पहचान सकते हैं कि आर्टिकल 37 का पार्ट नहीं है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। यहीं पर देख सकते हैं कि आर्टिकल 25 है कि क्या क्या 3 राइट हैं। प्रोफेस के साथ साथ 2 वर्ड, फेथ, एक वर्ड और है इसके साथ, सब्जेक्ट टू क्या है? मोरलिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ। इस तरह से 3 एक्सेप्शन तो एक ही साथ जुड़ गए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन और है अभी, वो है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। यानी कि पार्ट कौन सा? फंडामेंटल राइट वाला पार्ट नंबर 3। वो क्या है? वो सेक्शन 27 जो धर्म के आधार पर टैक्स को इनकार करता है, 28 जो एडिड इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस एजुकेशन को डील करता है। तो इस तरह से आर्टिकल 25 के जितने प्रोविज़न हैं वो सब अगर आपको याद हैं, तब आप प्री का आंसर इजीली टिक कर सकते हैं जो उनसा सही बैठ रहा है। क्योंकि प्री के एग्ज़ाम सेटर का कोई मूड नहीं है कि वो किस तरह से पूछ रहा है। जैसे हमने आपको ऊपर बताया, वो अपीलेट सेक्शन पूछ सकता है, कौन सा है, कौन सा अपीलेट सेक्शन नहीं है। वो 3 केसेस दे सकता है कि ये केसेस जो हैं आर्टिकल 14 में है, चौथा आर्टिकल 14 का नहीं होगा। इतनी स्टेजेस से जब आप तैयारी करेंगे, इतने स्टेप्स लेने के बाद, तो आपकी प्री की बेहतरीन तैयारी होगी। जो फंडामेंटल रूलिंग्स हैं इन टॉपिक्स पर, जिसको हम बेसिक रूलिंग कहते हैं, वो, और लेटेस्ट क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है कि मेंटेनेंस केवल जो है माइनर बच्चों को मिलती है, लेकिन बच्चा अगर पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, तब भी पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उसकी फ़ीस वो दें, चाहे मेजर भी हो चुका है पढ़ते समय। तब ये लेटेस्ट जजमेंट भी आपके पास होना चाहिए। थैंक यू।